गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा जो चैप्टर बच गया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर फार्माकोलॉजी के अंदर ब्रोंकियल अस्थमा ड्रग, उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए ये क्लास लेके आया हूँ। अभी हम बात करेंगे पहले ब्रोंकियल अस्थमा होता क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या कौन से साइन एंड सिम्टम्स आते हैं और क्या कौन कौन सी ड्रग्स इसके अंदर यूज होती है, उसके बारे में आज हम ये क्लास को डिस्कशन करेंगे इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा होता क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ब्रोंकियल अस्थमा ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है, जब हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस हो जाता है, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस और हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस किसका, हमारे जो ब्रोंकियल मसल्स हैं, ब्रोंकियल मसल्स हैं, उसका हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस हो जाना। ठीक है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा कफिंग इंक्रीज कफिंग हो जाती है, कफिंग बहुत ज्यादा होने लग जाती है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा हो जाते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर तीन चीजें देखने को मिलती है, हाइपर सिक्रीशंस होने लग जाते हैं, इंक्रीज सिक्रीशंस आल्सो इसमें देखने को मिलता है ऑफ म्यूकस, म्यूकस का सिक्रीशंस ज्यादा देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, नैरोविंग देखने को मिलती है, किसकी, ब्रोंकाई की, ब्रोंकियस की, ट्रेकिया या ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई की क्या हो जाती है, नैरोविंग हो जाती है। इसकी वजह से डिस्निया अक्सर होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत आना, उसको क्या कहते हैं, डिस्निया बोलते हैं। ठीक है, और क्या हो जाता है, व्हीजिंग व्हीजिंग साउंड सुनने को मिलता है, विस्लिंग साउंड। जब अस्थमा की कंडीशन अक्कर होती है, उसके अंदर तीन चीजें देखने को मिलती है, ब्रोंकियल्स की नैरोइंग हो जाती है, डिज्नी अक्कर होता है, विजलिंग साउंड देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में कफ, बहुत ज्यादा एक्सेसिव कफ आने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा खांसी आने लग जाती है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, इसके साथ में हम जो इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं उसके बारे में आज हम इस क्लास के लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, ब्रोंकियल अस्थमा में कौन कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं उसका क्लासिफिकेशन। ओके क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा ड्रग्स। ठीक है क्लास, क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, अगर हम अस्थमा में अगर सिंपली एक ड्रग की बात करें कि हम कौन सी ड्रग दे सकते हैं, तो उसमें ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, और ब्रोंकोडायलेटर में भी एक छोटा ग्रुप आता है जिसको सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स बोलते हैं, सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, जिसे साल्बुटामोल, कौन सा, साल्बुटामोल, ये जो ड्रग है ये अस्थमा की क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। कोई आपसे सिंपली वन लाइन के अंदर अगर क्वेश्चन पूछे ड्रग ऑफ चॉइस का अस्थमा, ये क्या आएगा, साल्बुटामोल आएगा। ठीक है, इसी के अंदर कौन सी ड्रग आती है, टर्बुटालिन, टर्बुटालिन। ठीक है, साल्बुटामोल, टर्बुटालिन, दो ड्रग्स हो गई। तीसरी ड्रग है इसके अंदर बेंबुटेरोल, बेंबुटेरोल, बेंबुटेरोल। तो हमने बात की सबसे पहले सिम्पैथोमिमेटिक्स के अंदर साल्बुटामोल, टर्बुटालिन, बेंबुटेरोल।
और अदर्स इसके अंदर ड्रग्स हैं कुछ ब्रोंकोडायलेटर के अंदर अदर्स ड्रग्स हैं। अदर्स के अंदर कौन कौन से ड्रग हैं, जैसे कि थियोफाइलिन, थियोफाइलिन ये ड्रग्स भी बहुत ज्यादा यूज होती है इसके अंदर अस्थमा के अंदर। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस की बात करेंगे तो साल्बुटामोल ही इसकी ड्रग ऑफ चॉइस में आता है। ठीक है, थियोफाइलिन हो गया। उसके बाद में दूसरा ड्रग है एमिनोफाइलिन, एमिनोफाइलिन। और इसी के अंदर डॉक्सोफाइलिन एक ड्रग और आती है, डॉक्सीफाइलिन। ये 3 ड्रग इसके अंदर की आ जाती हैं। और हम इसके अंदर देखेंगे तो नेक्स्ट सी में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, और दूसरा ट्रायोट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये 2 ड्रग्स और इसके अंदर ब्रोंकियोडायलेटर्स के अंदर यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप की। दूसरा ग्रुप आता है इसमें मास्ट सेल, सेकंड ग्रुप मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग। मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग। मास्ट सेल्स क्या होते हैं, जब हमारे अंदर जब ब्रोंकियल सिक्रीशन ज्यादा होने जाते हैं उसके बाद वहां पे मास्ट सेल फॉर्मेशन होने जाती है। एक जो पस के छोटे छोटे गांठ से बनने लग जाते हैं, छोटे छोटे गांठ से गुठलियां से बनने लगते हैं, उसको बोला जाता है मास्ट सेल्स। इस मास्ट सेल को स्टेबलाइज करने के लिए ड्रग्स देते हैं, वो है पहले ड्रग का नाम लिखिए सोडियम क्रोमोग्लाइसिन ग्लाइकेट, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ठीक है, इसी के अंदर दूसरा ड्रग का नाम बताते हैं। दूसरा ड्रग है केटोटिफेन। केटोटिफेन 2 ड्रग इसके अंदर किसमें आते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग ड्रग्स के अंदर आते हैं। अब हम तीसरे ग्रुप की बात करें, इसके अंदर क्लासिफिकेशंस के अंदर तीसरे ग्रुप की बात करते हैं तो तीसरा ग्रुप है हमारा कोर्टिकोस्टेरॉइड का। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स बहुत इफेक्टिव होते हैं अस्थमा के लिए। और इसके के अंदर 2 ग्रुप बनते हैं, एक तो सिस्टेमिक और दूसरा है इनहलेशन। सिस्टेमिक का मतलब है सिस्टेमिक रूट से, जैसे आईएम या आईवी देने के लिए होता है, सिस्टेमिक रूट हो गया। और इनहेलेशन रूट के अंदर देते हैं वो ड्रग्स इसके अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर देते हैं। तो सिस्टेमिक रूट में कौन से कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन, नाम सुना है आपने, हाइड्रोकोर्टिसोन। और दूसरा नाम है प्रेडनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन एंड प्रेडनिसोलोन। ठीक है, इनहेलेशन की बात करें हम, इनहेलेशन के अंदर डेक्लोमेथासोन, डेक्लोमेथासोन, बेक्लोमेथासोन ओनली। इसके अंदर एक ड्रग है जो इनहेलेशन के रूप में भी दे सकते हैं, बेक्लोमेथासोन। ओके ड्रग, ओके क्लास। उसके बाद में हम बात करते हैं, अब ये सिस्टमिक इसका क्लासिफिकेशन तो कंप्लीट हो गया। क्लासिफिकेशन के बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर एक ड्रग
ड्रग्स की हम एक अलग अलग तरीके से किस किस हिसाब से ड्रग्स कैसे एक्ट करती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रोंकोडायलेटर के अंदर सबसे पहले साल्बुटामोल की। साल्बुटामोल साल्बुटामोल मैंने आपको बताया ये सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स है। सिम्पैथोमिमेटिक का मतलब हो गया जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो सिंपैथेटिक वर्क करने के लिए हमारे जो ट्रेकिया है और ब्रोंकाइज है इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं वो इस ब्रोंकियल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, इस ब्रोंकियल को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ब्रोंकियल्स को ट्रेकिया को क्या करते हैं, डायलेट करने का काम करते हैं। इन रिसेप्टर्स का काम होता है इनको डायलेट करके रखना। ठीक है, जब नैरोविंग हो जाती है अस्थमा की कंडीशन के अंदर, नैरोविंग ऑफ द ब्रोंकियल्स एंड ट्रेकिया, ट्रेकिया और इसकी नैरोविंग होने लग जाती है, बस जो कफ म्यूकस प्रोडक्शन का प्लेग बन जाता है उसकी वजह से इसकी नैरोविंग हो जाती है। इसको रिलैक्स करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, बीटा 2 डायलेटर्स देते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर डायलेटर्स देते हैं। तो वो उसमें कौन सा आता है, ये साल्बुटामोल आता है। सिम्पैथोमिमेटिक का मतलब हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कार्य करती है यहाँ पर। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है, जो ब्रोंकाई है और ट्रेकिया है और ब्रोंकाई है इसको डायलेट करने का काम करती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसी से हमने एक सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स दिया है साल्बुटामोल। और इसका आईएम और आईवी रूट्स में भी ड्रग्स आते हैं और इनहेलेशंस के अंदर भी आते हैं। इनहेलेशंस में बहुत इफेक्टिव ये काम करता है, इसलिए इसको इनहेलेशन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं साल्बुटामोल का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। साल्बुटामोल के इंट्रोडक्शन के बारे में क्या है, ये हाईली सेलेक्टिव, ये हाईली सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेटर ड्रग। क्या है ये, हाईली सिलेक्टिव बीटा 2, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है किसके लिए, बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने के लिए। जैसे ही बीटा 2 स्टिमुलेट होती है रिसेप्टर, उसकी वजह से क्या होता है, ये ब्रोंकियल डायलेट हो जाते हैं, इसलिए इसको हाईली सिलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेटर ड्रग बोलते हैं। ठीक है क्लास, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस तरीके से वर्क करती है, ये ड्रग बॉडी के अंदर जाने के बाद में कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो इसका इसका क्या है, सिंपैथोमिमेटिक एक्शन। दिस ड्रग sympathomimic action on the beta 2 receptor stimulate stimulators। देखिए क्या करता है, ये ड्रग्स है एक सिंपैथेटिक मिमेटिक एक्शंस की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है, बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे रिलैक्सेशंस होते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकाई। ठीक है क्लास, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझ आया। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक इसका क्या है
कि ये ड्रग जब ओरली दी जाती है, ओरली देने के बाद में इसका जो डाइजेशन है गट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, कहने का मतलब है इसका जो मेटाबॉलिज्म है इंटेस्टाइन के अंदर ही होने लग जाता है। हमने बात की थी कि कभी भी जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर के अंदर होता है, लीवर के अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन जब हम साल्बुटामोल ड्रग देते हैं, साल्बुटामोल ड्रग देने के बाद में इसका गट वाल के अंदर ही क्या होने लग जाता है, मेटाबॉलिज्म होने लग जाता है। इसलिए ये ज्यादा हाईली इफेक्टिव नहीं होती है ओरली, इसका हाईली इफेक्टिव नहीं होती है। तो लिख लीजिए इसके अंदर द साल्बुटामोल is less effective under given in oral route। oral route पर देने पर ये क्या करती है, लेस इफेक्टिव होती है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि गट वाल मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर क्या होता है, गट वाल जो इंटेस्टाइन है, गट किसको बोला जा रहा है यहाँ पर, इंटेस्टाइन को बोला जाता है, गट वाल मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और इसी की बायो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो 50% ले जाती है। रहती है इसकी बायो अवेलेबिलिटी। अगर हम इनहेलेशन रूट से देते हैं, इनहेलेशन रूट से देते हैं, इनहेलेशन रूट से, तो ये एक्शन में 2 से 5 मिनट के अंदर एक्शन इसके अंदर आ जाती है और इसका एक्शन कम से कम 4 से 6 घंटे तक इसका एक्शन रहता है, ठीक है। तो इनहेलेशन रूट के अंदर ये 2 से 5 मिनट के अंदर एक्शंस के अंदर आ जाती है और 4 से 6 घंटे तक ये एक्शंस के अंदर रहता है, इसलिए ये इनहेलेशन रूट के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है। अब हम बात करते हैं डोज की, कि कितनी डोज में हमको साल्बुटामोल कौन कौन से रूट्स के साथ में देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईएम रूट में। आईएम रूट में जब साल्बुटामोल देना होता है वो देना होता है 2.25 mg से 0.5 mg तक, ठीक है क्लास, 0.25 से 2.5 mg तक बीडी दिन में 2 बार, ठीक है। और हम ओरली बात करें तो ओरली इसका अमाउंट है 2 to 4 mg बीडी दिन में 2 बार 2 to 4 mg देना होता है, ठीक है। अगर हम इनहेलेशन की बात करें, इनहेलेशन, तो इनहेलेशन में ये 100 to 200 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम का मतलब हो गया 0.21 mg to 0.2 mg, तो इतने mg के अंदर इसको देते हैं इनहेलेशन, और दिन में कम से कम इसको TDS 3 बार देना है, TDS, ओके क्लास। तो ये इसका क्या हो गया, डोज हो गया, डोज एंड रूट। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो साल्बुटामोल का साइड इफेक्ट ज्यादातर मसल ट्विस्टिंग का भी देखने को मिलता है, लोकल सिंपल सा। तो सबसे पहले हम साल्बुटामोल के साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो साइड इफेक्ट्स, इसके अंदर कौन कौन से साइड इफेक्ट आते हैं, मसल ट्रिमर्स, मसल ट्रेमर्स देखने को मिलता है। दूसरा पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन का मतलब हो गया धड़कने
तेज होना, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, और ये हार्ट रेट का जो साउंड है वो हमें खुद के ईयर से सुनाई देता है, मतलब ये रही जो हार्ट रेट इंक्रीज हार्ट रेट है उसका जो साउंड है हमें जो सुनाई दे रहा है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पाल्पिटेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है, घबराहट, नोजिया, नोजिया देखने को मिलता है, नर्वसनेस, नर्वसनेस देखने को मिलता है, साथ में रेस्टलेसनेस, तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। साथ साथ में कुछ ये कभी कभी थ्रोट इरिटेशन भी करती है, थ्रोट इरिटेशन भी करती है। तो कुछ साइड इफेक्ट के साथ में हमने आज साल्बुटामोल के बारे में डिस्कशन किया। तो साल्बुटामोल बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है किसके अंदर, ब्रोंकियल अस्थमा या फिर अस्थमा की कंडीशन के अंदर, लेकिन इसे हम प्रोफाइलैक्सिसली नहीं यूज करते। प्रोफाइलैक्सिसली मतलब अगर हमको सस्पेक्टेड है कि उनको अस्थमा है तो उस कंडीशन के अंदर हम इस साल्बुटामोल ड्रग्स को यूज नहीं करते हैं। उस कंडीशन में हम क्या देते हैं, थियोफाइलिन देते हैं। क्या देते हैं, थियोफाइलिन। ठीक है, प्रोफाइलैक्सिसली क्या देते हैं, थियोफाइलिन ड्रग्स देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने बात की है ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। अब आगे भी हम ब्रोंकियल अस्थमा के कुछ और ड्रग्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट, जैसे कि हम थियोफाइलिन के बारे में देखेंगे कि थियोफाइलिन कैसे यूजफुल होती है, कैसे यूज करते हैं, और अदर्स हमने जो क्लासिफिकेशन के अंदर ड्रग्स के बारे में डिस्कशन किया था क्लासिफिकेशन में, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ में मैं आज का क्लास को ओवर कर रहा हूँ। आई होप आपको ये क्लासें बहुत पसंद आ रही हैं, और इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्लास को भी लेते रहेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। ओके, थैंक यू।